नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो संवैधानिक विकास की यात्रा जो चली हुई है, आज उसमें हमारी तीसरी वीडियो है और आज इसमें हम जानेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था, क्यों ज़रूरत पड़ी लाने की, क्या इसके परिणाम हुए। इसके परिणाम बहुत अभूतपूर्व थे। इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला हमारी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर। सबसे बड़ा इसने जो इम्पैक्ट डाला वो था ब्रिटिश संसद का सीधा इंडिया में अब इन्वॉल्व, यानी अब जो भारत है उसका शासन एक तरीके से पूरी तरह से ब्रिटेन ने अपने नाम पर ले लिया। इस ही एक्ट के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि अब जो भारत है उसमें जो शासन है वो सीधा ब्रिटेन के हाथों में है। दूसरा, एक बड़ा मज़ेदार इस एक्ट के बारे में जो चीज़ है वो ये है, इस एक्ट ने एक बड़ी मज़ेदार काम ये किया, या फिर ये एकमात्र एक ऐसा एक्ट है जिसके ऊपर, यानी भारत में बनाया गया कोई भी ऐसा चार्टर, अधिनियम, एक्ट, बिल जिसके ऊपर ब्रिटेन की सरकार गिर गई हो। ऐसा ना तो अभी तक यानी 1784 से पहले कभी हुआ था और ना 1784 से बाद यानी 1947 तक कभी ऐसा हुआ कि भारत के लिए बनाए गए किसी एक्ट, अधिनियम, बिल इत्यादि किसी के ऊपर ब्रिटेन में संसद, जो ब्रिटेन की सरकार है वो गिर गई हो। तो पिट्स इंडिया एक्ट अपने आप में एक बड़ा रोचक है। तो इसके बारे में जानते हैं। पहली बात तो इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा। बाकियों की तरह जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, उसके बाद 1781 का बंगाल जुडिशरी एक्ट या बंदोबस्त अधिनियम या फिर सेटलमेंट एक्ट जो था, ऐसा इसका नाम क्यों नहीं पड़ा। तो इसका रीज़न ये है, 1780 में ब्रिटेन की संसद में एक युवा सांसद आए। 20 साल की उनकी उम्र थी, 20 साल उम्र है उनकी और नाम है उनका विलियम पिट। विलियम पिट, ध्यान रखना, अभी महज 20 साल की इनकी उम्र है और 1783 तक आते आते इनकी एज हो जाती है 23 ईयर यानी 23 साल की, और ये ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन उस दौरान 1780 और 1783 के बीच में एक घटना घटी। इनसे पहली जो सरकार थी, उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक कानून लाए भारत के लिए, ये रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लेके आए, लेकिन वो एक्ट ब्रिटेन की संसद में पास नहीं हुआ और सरकार उनकी गिर गई। उसके बाद में उस ही एक्ट में बड़े थोड़े से संशोधन करके विलियम पिट उसको लेके आए और विलियम पिट ने वो एक्ट पारित कर दिया और इनके नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 क्योंकि 1784 में ये एक्ट भारत में लागू हुआ, तो इस वजह से 1784। और पिट्स इंडिया क्योंकि पिट्स विलियम पिट ये ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री 23 साल की उम्र में 1783 में ये प्रधानमंत्री बने। अब इस एक्ट के कुछ प्रावधान देख लेते हैं। इस एक्ट ने क्या क्या भारत के बदलाव, भारत में जो गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट में जो 1773 के एक्ट ने प्रावधान दिए थे उसमें उनकी पावर डिसाइड नहीं की थी, क्या गवर्नर जनरल की पावर रहने वाली है, क्या सुप्रीम कोर्ट की पावर और सीमाएं रहने वाली हैं, ये चीज़ें डिसाइड नहीं की थी। तो इस एक्ट के द्वारा इससे पहले 1781 में, जैसा कि हम पहले कल की वीडियो में देख चुके हैं, 1781 के सेटलमेंट एक्ट ने भी काफ़ी उसमें सुधार किए और उसी की जो अगली कड़ी है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसने जो बाकी बचे कुछ बदलाव थे वो इस एक्ट ने कर दिए। साथ साथ इसने क्या किया कि इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश संसद ने बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के संविधान में कोई बड़ा बदलाव किए जो भारत की सत्ता थी वो सीधे सीधे अपने हाथों में ले लिए। भारत में पहली बार द्वैध शासन, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहला जो इस एक्ट के थ्रू बदलाव हुआ वो ये था, एक नई बॉडी बनाई गई। इससे पहले अब तक क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन इस एक्ट ने, अच्छा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी थी, तो ये थे कितने, 24। अब इस एक्ट के द्वारा एक नई बॉडी बनाई गई और उसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अब सीमित कर दिया। अब तक सारे के सारे जो डिसीजन थे, सारे किसी भी मामले में वो कौन लेता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन इस एक्ट के द्वारा अब क्या बदलाव किया गया
कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अब केवल व्यापारिक मामलों तक के लिए सीमित कर दिया, यानी केवल ये व्यापारिक मामले जो होंगे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, और बाकी जो सारे के सारे मामले हैं, कोई भी रेवेन्यू से रिलेटेड हों, डिफेंस से रिलेटेड हों, सैनिक मामले हों, प्रशासनिक मामले हों, ये सारे के सारे कौन देखेगा? ये देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक नई बॉडी इसने स्थापित की भारत में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर रहने वाले थे? ये रहने वाले थे 6 मेंबर। इनकी नियुक्ति कौन करता था? तो इनकी नियुक्ति ये करती थी ब्रिटिश संसद। लेकिन इनको वेतन भत्ते कौन देता था? सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर देखो ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी है। सिंगल लाइनर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब सिंगल लाइनर में पूछने लग जाए कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, उसके वेतन भत्ते कहाँ किससे लिए जाते थे? कथन निष्कर्ष में भी पूछ सकता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, उसका गठन ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जाता था। अब निष्कर्ष में ये भी दे सकता है कि उनके वेतन भत्ते भारत सरकार, भारत के खर्चों पर भारित थे, या फिर ये भी दे सकता है कि ब्रिटेन के खुद ब्रिटेन उनको देता था। तो ये चीज़ें जब तक हमारे सारे पॉइंट क्लियर नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इनके वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते थे? ये भारत के द्वारा दिए जाते थे, यानी भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती थी, उससे इनके वेतन भत्ते दिए जाते थे। इनकी नियुक्ति कौन करती थी? वो करती थी ब्रिटिश संसद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। कितने मेंबर थे इसमें? 6 मेंबर थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन की क्या जरूरत पड़ी बैठे संसद को? होता क्या था, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट ने सोचा यार कब तक हम सीधा का सीधा गवर्नर जनरल पर हम लोग नज़र लगाए बैठे रहेंगे। तो उन्होंने इसके लिए एक आइडिया निकाला कि हम एक 6 मेंबर की कमेटी बना देते हैं। वो कमेटी गवर्नर जनरल पर नज़र रखेगी और वो सीधा का सीधा हमको इन्फॉर्म करते रहेंगे, वो कमेटी हमें इन्फॉर्म करती रहेगी। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो हमारा सीधा का सीधा भारत पर नज़र रखने का या फिर हमारा जो टाइम है वो टाइम बचेगा और ये कमेटी वहाँ पर नज़र रखेगी, सारे के सारे पॉइंट क्लियर रहेंगे। जो गवर्नर जनरल है वो सीधा सीधा इसके लिए उत्तरदायी होगा। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इसने गठन किया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने। और इसके द्वारा भारत में किस चीज़ की एक स्थापना हुई? तो भारत में इन दोनों को मिला के जो होती है वो होती है द्वैध शासन की स्थापना। यानी भारत में जो द्वार की सिस्टम है वो किससे स्थापित होता है? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना होती है। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है और एक होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 व्यक्ति होते हैं, व्यापारिक मामलों को देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है, 6 व्यक्ति होते हैं, नियुक्ति ब्रिटिश संसद के द्वारा की जाती है और वेतन भत्ते इसके किस पे भारित होते हैं? ये भारत। यानी इसको क्या बोलते हैं? जो भारत से जिनके वेतन भत्ते दिए जा रहे हैं इसको बोलते हैं गृह व्यय, होम टैक्स। यानी जो दिया जाता है वो कहाँ? भारत से। तो ये भी आता है, ये गृह व्यय क्या है? जो भारत से दिए जाने वाला वेतन भत्ता इत्यादि है वो सारा का सारा कहाँ काउंट होता है? गृह व्यय में। दादा भाई नौरोजी ने जब वो अपनी बुक प्रकाशित की थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो उसमें इसका जिक्र किया था कि ये बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये नॉर्मल साधारण कर्मचारी तो है नहीं भाई, ये नॉर्मल कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल रैंक के अधिकारी हो। गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल से भी ऊपर जो बॉडी है और सीधा ब्रिटिश संसद के अंडर जो कार्य कर रही है वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इनके बहुत ज़्यादा हाई उस टाइम के वेतन भत्ते होते थे और ये भारत पे भारित थे। तो भारत पर एक और इन्होंने नया जो बोझ है वो डाला भारत के रेवेन्यू सिस्टम पर। इसके बाद में, अच्छा इसको आप वो कर लीजिए, इसके बाद में इसको रफ करके अगला पॉइंट करते हैं। ये इसका पहला पॉइंट हम रखेंगे, ठीक है, रफ कर देते हैं इसे। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब उसकी जो पावर है वो पूरी तरह से बढ़ चुकी है। अब केवल व्यापारिक मामलों तक, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उसको केवल व्यापारिक मामलों तक सीमित कर दिया है। उसके बाद के जो सारे के सारे मामले हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सीधे सीधे तौर पर अपने हाथों में ले लिए हैं। और इसी वजह से इसमें याद रखने में आसान होगी, एक और प्रावधान किया गया
जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, EIC है, इसके अधीन के सारे क्षेत्र को, अधीन सारे क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, का क्षेत्र कहा गया। यानी अब इसने कह दिया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन क्षेत्र है वो सीधा का सीधा हमारा है, यानी वो ब्रिटिश सरकार का है। यानी अब जो भारत है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में नहीं। और इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है हुआ, जो कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट थी, अब कलकत्ता की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंडर अब तक क्या था, हिंदुओं के जो मामले थे हिंदू रीति रिवाज से, मुस्लिमों के जो मामले थे मुस्लिम रीति रिवाज से सुनने का अधिकार दिया गया था 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। लेकिन अब इस एक्ट के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट है कि SC केवल ब्रिटिश नागरिकों के ही मुकदमे की सुनवाई कर सकती है, केवल ब्रिटिश नागरिकों की सुनवाई। 3 पॉइंट। इसके बाद में ये अपने आप में काफ़ी बड़ा चेंज है। अगर हम इसको देखें, अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ब्रिटिश जो लोग हैं, ब्रिटिश संसद है, वो ये मान रही है कि भारतीयों के धार्मिक रीति रिवाज या उनके जो अंदरूनी मामले में उनसे बचकर चलो, उनसे थोड़ा साइड रहकर चलो। अभी वो उनमें अपने आप को इंक्लूड करना नहीं चाह रहे। इसी वजह से यह डिसीजन लिया गया कि जो केवल अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल ब्रिटिश नागरिकों की सुनवाई करे, न कि भारतीयों की। उनको अपना जो न्यायिक प्रणाली है उनको उनमें अपना जीवंत रहने दो। इसमें 4th पॉइंट रहेगा कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल को काउंसिल का निर्णय ना मानने की आज़ादी। इस एक्ट ने यह प्रावधान भी दिया कि मान के चलो कोई बिल वगैरह बनाया जा रहा है और उस बिल पर काउंसिल सहमत नहीं है, तो गवर्नर जनरल जो हैं वो काउंसिल के निर्णय को नेगलेक्ट कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, शून्य कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपने विवेक के आधार पर डिसीजन ले सकते हैं। वो काउंसिल उनको बाध्य है या फिर काउंसिल के डिसीजन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसको नोट कीजिए, इसके बाद में आगे करते हैं। साथ साथ ही इसमें एक और महत्वपूर्ण, एक किया गया, अभी तो और 2-3 पॉइंट है कि एक और जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया, एक तो गवर्नर जनरल की काउंसिल को लेके, साथ साथ ही बंगाल और जो बंगाल तो गवर्नर जनरल के अधीन आ गया, उसके साथ में जो बॉम्बे और मद्रास है उसमें भी अब काउंसिल प्रदान कर दी। और साथ में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की प्रक्रिया और उसे हटाने की प्रक्रिया में जो ब्रिटिश सरकार है उसका बड़ा अहम योगदान इसने दे दिया कि देखो भारत में है ये गवर्नर जनरल है, इससे ऊपर आता है जो हम पहले देख चुके हैं संचालन बोर्ड, इससे ऊपर अब कौन आएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, संचालन बोर्ड। संचालन बोर्ड में कौन होते थे, संचालन बोर्ड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हाई शेयर धारक है, जिनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के मैक्सिमम शेयर हैं, वो किस में आएंगे, वो संचालन बोर्ड में आते हैं। ये हैं गवर्नर जनरल।
अब इससे ऊपर कौन आएगा? इससे ऊपर आएगा जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से है। इतने। अब इसमें क्या था? गवर्नर जनरल। अच्छा, अब जो संचालन बोर्ड है वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की नियुक्ति कर सकती थी। जो गवर्नर जनरल और जो गवर्नर हैं बॉम्बे और मद्रास के, उनकी नियुक्ति का अधिकार संचालन बोर्ड के पास था, लेकिन इनको हटाने का अधिकार ब्रिटिश संसद जब भी चाहे इनको हटा सकती है। यह अधिकार ब्रिटिश संसद ने अपने पास रखा था। और इसी चीज़ से, चलो ठीक है, इसको नोट करते हैं। 5वां टॉपिक हमारा संचालन बोर्ड गवर्नर जनरल तथा अदर गवर्नर्स की नियुक्ति कर सकती है, लेकिन ब्रिटिश सरकार इन्हें, यानी गवर्नर जनरल और बाकी जो अदर गवर्नर हैं और या फिर उनकी काउंसिल के मेंबर हैं, इन्हें कभी भी, लिखिए देता हूं, गवर्नर जनरल या अदर गवर्नर्स को कभी भी हटा सकती है, हटा सकती है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है। अब इसमें एक और, अब तक हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखा था कि गवर्नर जनरल को एक 4 मेंबर बॉडी दे दी गई थी, जिसे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद या गवर्नर जनरल की काउंसिल नाम दिया गया। अब इसमें जो चेंज किया गया, वो चेंज इसमें ये किया गया कि जो 4 मेंबर जो बॉडी थी उसको हटा के अब 3 मेंबर बॉडी कर दिया गया। यानी जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर होते थे, इसमें इस वाले को अब घटा दिया, 1 मेंबर को इसमें से घटा दिया। अब इससे डिसीजन लेने में क्या फ़र्क पड़ा? ये रूल था कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। गवर्नर जनरल का जो निर्णय है वो टाई होने की स्थिति में ही मेन निर्णय माना जाएगा। जैसे आजकल हमारा लोकसभा स्पीकर के पास अधिकार होता है कि सभा में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन उसका जो निर्णायक मत है वो टाई होने की स्थिति में आ सकता है। अब क्या होता था, अगर इसमें से 2 मेंबर एक साइड है और 2 मेंबर एक साइड है, तो गवर्नर जनरल टाई होने की स्थिति में अपना मत दे सकता था। लेकिन जैसे कि हमने पहले बताया, इसमें 3 लोग एक साथ हो गए थे, गवर्नर जनरल और फिलिप फ्रांसिस के बीच में गोलीबारी तक हो गई, आपस में गोलियां भी चल गई थी, ये लोग आपस में एक साथ डिसीजन ले लेते थे। अब इस एक्ट ने क्या किया? इस एक्ट ने ये प्रावधान कर दिया कि अब जो 4 मेंबर काउंसिल थी, अब उसको केवल 3 मेंबर काउंसिल कर दिया। और इसमें ये हो गया कि अगर गवर्नर जनरल के साथ एक व्यक्ति भी है तो ये 2 व्यक्ति गवर्नर जनरल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गवर्नर जनरल जो चाहे वो निर्णय ले सकता है। एक व्यक्ति गवर्नर जनरल के साथ में, 2 व्यक्ति अदर, और टाई भी होगा तो 2-2 का, उसमें गवर्नर जनरल जो लेगा वो डिसीजन। यानी 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद को घटाकर 3 सदस्यीय किया गया। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद को 3 सदस्यीय कर दिया गया, 3 सदस्यीय किया गया। साथ साथ ही जो मद्रास और बॉम्बे है उनके गवर्नर के लिए भी एक 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की इस एक्ट के द्वारा स्थापना की गई। यानी मद्रास प्लस बॉम्बे के लिए भी एक 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना। और साथ साथ जो मद्रास और बॉम्बे हैं, यह अब पूरी तरह से बंगाल के अधीन कर दिए गए। यानी पूरी तरह से, इसमें ध्यान रखना, अब तक क्या था, मद्रास के गवर्नर जनरल कोई भी डिसीजन लेंगे उससे पहले उनको बंगाल के गवर्नर जनरल से अनुमति वगैरह लेनी पड़ती थी, और कुछ उनके पास अपने स्वतंत्र अधिकार थे। लेकिन इस एक्ट के द्वारा मद्रास और बॉम्बे पूरी तरह से किसके अधीन? ये आ गए बंगाल के अधीन। तो इस एक्ट ने, अगर हम देखें,
प्रशासनिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं अब उनके पास केवल व्यापारिक अधिकार रह गए, बाकी सारे जो अधिकार हैं वो किसके पास चले गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में। और ब्रिटिश पार्लियामेंट हम पहले ही बता चुके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई जो पावर है उसको देखते हुए यह अपने आप में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि भारत जैसे देश के पास एक कंपनी का शासन हो, कंपनी के पास सारी पावर हो और वो आगे चलकर वहाँ की सरकार को अस्थिर कर सके। और इसी वजह से उन्होंने धीरे धीरे करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे उसके राजनीतिक प्रशासनिक जो शक्तियाँ हैं वो अपने हाथों में ले ली। आप इसको उम्मीद करता हूँ आप पॉज करके नोट कर लेना। इसके बाद में एक पॉइंट और इसमें लिख लो, वो पॉइंट है अब ईस्ट इंडिया ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत के विस्तार एवं विजय की किसी भी योजना को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ माना जाएगा, ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ माना जाएगा। यानी भारत में विजय एवं विस्तार की किसी भी योजना को ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ माना जाएगा। के खिलाफ साथ ही साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर बोले तो गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना कोई भी युद्ध नहीं कर सकते, कोई युद्ध नहीं कर सकते। ये दोनों अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगर आप इन पे थोड़ा सा गौर से ध्यान दो, ब्रिटिश सरकार अपना एक नीति, अपना एक विजन पेश करना चाह रही है दुनिया के सामने कि हम दुनिया में विजय या विस्तार की कोई नीति नहीं ऐसा रखना चाह रहे, हम भारत में एक सुशासन स्थापित करना चाह रहे हैं। वहाँ पर लोगों को प्रताड़ित करना या फिर उनको ज़बरदस्ती विजय करना हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। केवल जो राजा अपने आप हमारे आगे समर्पित हो रहे हैं, जैसे सहायक संधि आगे उसको हम जब सहायक संधि को पढ़ेंगे वेलेजली की, तो उससे और ज़्यादा स्थापित ये होगा कि जो ब्रिटिश सरकार है वो अपनी छवि सुधारना चाह रही है, वो यह पेश करना चाह रही है दुनिया के सामने कि देखो हम कितने अच्छे हैं, हम भारत के लोगों को सभ्य और संभ्रांत बनाने के लिए आए हैं, हम इनको एक सुशासन देने के लिए आए हैं, हम इनको एक अच्छी न्याय व्यवस्था देने के लिए आए हैं। तो इसी वजह से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी या गवर्नर जनरल को बोला, पहला तो आप बिना हमारी परमिशन के कोई युद्ध नहीं कर सकते, जैसा कि प्लासी का युद्ध रहा, बक्सर का युद्ध रहा। इससे क्या हुआ, सीधा ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हुई। दूसरा, इसने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी या गवर्नर जनरल अब कोई भी विजय या विस्तार की नीति चालू करते हैं तो वह हमारी नीतियों के खिलाफ है। हालांकि यह बातें बस कहने के लिए थी। क्या 1784 के बाद में इन्होंने कोई विजय विस्तार नहीं किया? कितने राज्यों को कब्जाया, अवध है, पंजाब है, मराठे हैं, सारा का सारा मोस्टली हिस्सा इसके बाद में इन्होंने अपने अधीन किया है। लेकिन फिर भी दुनिया के आगे अपनी एक छवि पेश करने, अपना विजन पेश करने और ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए और भारत का शासन सीधा अपने हाथों में लेने के लिए यह सारी बातें जरूरी थीं, जो कि इन्होंने धीरे धीरे की। और 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट में खामियां थीं उनको लगभग समाप्त अब कर दिया गया इसके द्वारा। तो ठीक है, इसमें भी अगर इसके बाद आपका अगर कोई क्वेश्चन या कोई भी डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।